नमस्कार। देखो, लास्ट क्लास में हमने जो चर्चा की थी वो चर्चा की थी नीति शास्त्र के अर्थ को लेके। आज हम चर्चा करेंगे नीति शास्त्र की शाखाएं या नीति शास्त्र की विधाएं। ठीक है, अगर नीति शास्त्र को जब हम परिभाषित कर रहे थे तो हमने एक शब्द काम में लिया था कि नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक विज्ञान है। तो आदर्श मूलक, अगर इसकी हम एक पॉइंट पे चर्चा करें तो आदर्श मूलक और प्राकृतिक विज्ञान में जो फर्क होता है, आदर्श मूलक नैतिक मापदंडों की बात करती है, उचित अनुचित शुभ अशुभ, ठीक है, जबकि प्राकृतिक विज्ञान जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में व्याख्या करती है, विश्लेषण करती है। खैर, यहां हम बात कर रहे हैं इसकी शाखाओं की। देखो जी, इसकी शाखाएं जो हैं, एक है आदर्श मूलक नीति शास्त्र, एक है अधिनीति शास्त्र और एक है व्यवहारिक नीति शास्त्र। ठीक है, तो नीति शास्त्र की शाखाएं, अगर छोटा क्वेश्चन भी आपसे उठाया जाता है कि शाखाएं या विधाएं कौन सी है, तो तीन हैं, आदर्श मूलक, अधिनीति और व्यवहारिक। ठीक है, अब आदर्श मूलक में क्या होता है? जो आदर्श मूलक है इसमें नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या होती है। किसकी व्याख्या होती है? नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या। दूसरी बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? इसके अगर उद्देश्य की बात करें हम, तो उद्देश्य है मनुष्य और उसके कर्मों के नियम, ठीक है, सिद्धांत और आदर्शों का युक्ति संगत, कैसा? आदर्शों का युक्ति संगत प्रतिपादन करना, शुभ अशुभ, उचित अनुचित। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक लाइन के अर्थ की बात करें तो नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। उद्देश्य क्या है? मनुष्य और उसके कर्मों का नियम, सिद्धांत और आदर्शों का युक्ति संगत प्रतिपादन करना। इसमें अभी हम और आगे चलेंगे। अधिनीति शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो अधिनीति शास्त्र में नैतिक शब्दों का विश्लेषण किया जाता है। नैतिक शब्दों का क्या करते हैं हम? विश्लेषण करते हैं। अर्थात नैतिक निर्णयों के औचित्य और अनुचित्य का निश्चय किया जाता है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? नैतिक निर्णयों का औचित्य, अनौचित्य का निश्चय किया जाता है। और क्या करते हैं अधिनीति शास्त्र में? और हम यहां पर जो नैतिक शब्द हैं, शुभ अशुभ, कर्तव्य आदि, इनका वास्तविक अर्थ बतलाते हैं। जबकि व्यवहारिक नीति शास्त्र जो है ये वर्तमान की घटनाओं से संबंधित है। ठीक है, यानी कि वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित होती हैं इसके भी भाग हम आगे करेंगे। तो आदर्श मूलक नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या, अधिनीति शास्त्र नैतिक शब्दों का विश्लेषण और व्यवहारिक वर्तमान की घटनाओं से संबंधित। आदर्श मूलक का उद्देश्य मनुष्य और उसके कर्मों के नैतिक नियम, सिद्धांत, आदर्शों के युक्ति संगत प्रतिपादन करना, जबकि यहां पर नैतिक निर्णयों का औचित्य और अनौचित्य का निश्चित करना और शुभ अशुभ, कर्तव्य,
ठीक है, आदि शब्दों का वास्तविक अर्थ बतलाना, और ये वर्तमान की घटनाएं। यहां से आगे जब हम चलते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं आदर्श मूलक की। आदर्श मूलक को भी जब हम विभाजित करते हैं तो आदर्श मूलक में विभाजन किया जाता है परिणाम सापेक्ष, परिणाम निरपेक्ष, ठीक है, और एक गुण नीति शास्त्र के रूप में। आदर्श मूलक के 3 विभाजन आपने किए, परिणाम सापेक्ष, परिणाम निरपेक्ष और गुण। ठीक है, जब हम परिणाम सापेक्ष की बात करते हैं तो इसके जब अर्थ की बात करें, पहले इसको सामान्य आप ये समझिए कि परिणाम सापेक्षवाद में सीधी सी गणित है कि कोई चीज सही गलत, या हम कहें कि शुभ और अशुभ का निर्धारण उसके परिणाम पर होता है। यदि उससे परिणाम शुभ आते हैं तो वो सही है, उचित है। अगर परिणाम गलत आते हैं, अशुभ आते हैं, तो वो अनुचित है। जबकि हम निरपेक्ष में बात कर्तव्य की, और कर्तव्य के साथ क्या जुड़ता है? नैतिक नियम, क्योंकि हम इससे पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि उचित जो नैतिक नियमों के अनुरूप हो, और जब नैतिक नियमों के अनुरूप होते हैं तो वो कर्तव्य बन जाते हैं। अब कर्तव्य में क्या है कि परिणाम निर्धारित नहीं करता, उचित शुभ से स्वतः ही श्रेष्ठ है। परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? उन नैतिक नियमों का पालन करना। ठीक, गुण नीति शास्त्र जो मनुष्य के जो गुण हैं उनको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, मन के परिणाम सापेक्षवाद को किस तरीके से परिभाषित करेंगे कि जो नैतिक रूप से उचित, ठीक है, शुभ है। अब शुभ का निर्धारण किससे होता है? हमेशा परिणाम से। ठीक है, अब उचित क्या है? वह जो शुभ परिणाम उत्पन्न करता है। क्या करता है? शुभ, यानी कि कोई भी चीज स्वतः शुभ नहीं है। ये कहते हैं कि शुभ अशुभ स्वतः नहीं होते, वो परिणाम के द्वारा निर्धारित होते हैं। जैसे झूठ बोलना, किसी को हानि पहुंचाना, तो ये कहते हैं कि वो अनुचित और उचित तब होंगे जब उसका परिणाम क्या आया है। यदि आपके झूठ बोलने से किसी की समस्या का समाधान हुआ है, परिणाम कैसा है? सुखद है, तो वो शुभ है। जब हम परिणाम सापेक्ष की बात करते हैं तो परिणाम सापेक्ष में मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर हम रखते हैं जो आपके सिलेबस को भी कवर करेंगे, स्वार्थवाद, ठीक है, सुखवाद, उपयोगितावाद, ठीक है, और एक आत्मपूर्णतावाद। ठीक है, हीगेल, ब्रेडले आदि आत्मपूर्णतावादी हैं। परिणाम निरपेक्ष, परिणाम निरपेक्ष की जब बात की जाती है तो ये क्या है? कर्तव्य पे आधारित होते हैं। किस पर? कर्तव्य पर आधारित है। क्योंकि हमने बात की थी कर्तव्य का आधार क्या है? नैतिकता। ठीक है, तो कर्तव्य तो क्या लिखेंगे हम कि कर्तव्य निरपेक्ष नैतिक नियमों पर आधारित होते हैं। ठीक है, किस पर आधारित होते हैं? निरपेक्ष नैतिक नियमों पर आधारित होते हैं। तो ये यहां कहते हैं ना कि उचित होना, शुभ होने से
ज्येष्ठता रखता है, श्रेष्ठता रखता है। सत्य बोलने से किसी का लाभ नहीं हो रहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि सत्य अपने आप में उचित है, परिणाम पर आधारित नहीं होता है। तो परिणाम निरपेक्षवाद में जो हम रखते हैं, भारतीय दर्शन से गीता को रखा जाता है और पाश्चात्य दर्शन से कांट को रखा जाता है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में भी है, ये पॉइंट, स्वार्थवाद, सुखवाद, उपयुक्तवाद, गीता, कांट आदि। ठीक है, अब हम बात करें गुण नीति शास्त्र की, तो ये क्या है? व्यक्ति के मन व उसके गुणों पर अधिक बल देते हैं। मन, ठीक है, और गुणों पर अधिक बल देते हैं, गुण की प्रकृति उसको परिभाषित करते हैं। जैसे लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था कि परिणाम सापेक्ष और परिणाम निरपेक्ष को प्रशासन के स्तर पर जोड़ा था, तो स्पष्ट है कि परिणाम सापेक्ष क्या है, परिणाम निरपेक्ष क्या है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो उसको कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स का पालन करना चाहिए। प्रशासनिक उत्कृष्टता स्पष्ट रूप से देखी जाएगी। परिणाम, तो यहां प्रशासनिक दृष्टि से हम दोनों के मिक्सअप, यहां हम अलग से भी आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं गुण नीति शास्त्र में। गुण नीति शास्त्र में हम जो रखते हैं वो रखते हैं सुकरात को, ठीक है, प्लेटो को, और किसको रखते हैं? अरस्तु को। तो ये आदर्श मूलक का विभाजन है, परिणाम सापेक्ष, परिणाम निरपेक्ष और गुण। परिणाम सापेक्ष जो नैतिक नियमों, नैतिक रूप से उचित शुभ है, अर्थात सिर्फ परिणाम की बात की जाती है। निरपेक्ष में कर्तव्य, क्योंकि कर्तव्य नैतिक नियमों से जुड़ा है, तो उचित श्रेय शुभ से क्या है? श्रेष्ठ है, ज्येष्ठता रखता है। गुण जो मन और गुण पर आधारित है, जो इनको, इनकी प्रकृति और इनको परिभाषित करते हैं। यहां सापेक्ष में हम स्वार्थ, सुख, उपयोगिता और आत्मपूर्णतावाद, क्योंकि आपने यहां देखा है कि सुख शुभ है क्योंकि परिणाम पर आधारित है, जबकि कांट और गीता कर्तव्य की बात करते हैं, फलाशक्ति से रहित होकर या लक्ष्य से रहित होकर। और जबकि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जो सद्गुणों की बात करते हैं, यानी कि वहां गुणों की बात की गई है। इससे आगे अगर हम देखते हैं, दूसरा क्या है? अधिनीति शास्त्र। ठीक, अधिनीति शास्त्र में नैतिक शब्दों के विश्लेषण हमने पढ़ा था। तो अधिनीति शास्त्र में जो आते हैं, जो आपकी सेकंड यूनिट है, रित, ऋण, शुभ और कर्तव्य, इनको हम क्या रखते हैं? अधिनीति शास्त्र में। दूसरा हम बात किसकी कर रहे हैं? व्यवहारिक की, जो वर्तमान की घटनाओं से संबंधित है। तो व्यवहारिक में हम किसे रखेंगे? आपके प्रशासकीय नीति शास्त्र, ठीक है, खेल नीति शास्त्र, सैन्य नीति शास्त्र, चिकित्सा नीति शास्त्र, ठीक है, जैसे कि मीडिया को उठा लीजिए, मीडिया नीति शास्त्र, पर्यावरणीय नीति शास्त्र, और इस तरीके जो वर्तमान की चीजें हैं, इनको हम व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। देखो, पिछली बार जब परिणाम सापेक्ष और निरपेक्ष को क्वेश्चन उठा के पूछा गया, तो यहां से इसकी शाखा या जो विधाएं हम कहते हैं, इनको लेकर भी वो प्रश्न 50 शब्द के स्तर पर बना सकता है। वो आपके 15 शब्दों में छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ सकता है। तो जब भी ये 50 शब्द की बात आए, तो हम इसकी उचित
इस तरीके से माइंड मैप एक डेवलप करके और शब्दावलियों का यूज करेंगे। ठीक है, फिर इनका विभाजन जैसे हमने यहाँ पर, क्योंकि स्पेस का इशू है तो अलग अलग भाई आदर्श मूलक के 3 कर दिए, परिणाम सापेक्ष, परिणाम निरपेक्ष और गुण। अधिनीति शास्त्र में हमने रित, ऋण, ठीक है, शुभ, कर्तव्य, जबकि वहां पर आपका प्रशासकीय, सैन्य, चिकित्सा आदि सबको रख दिया। तो ये नीति शास्त्र की शाखाएं या विधाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 6 यूनिट से शुरू करेंगे और 6 यूनिट से जितने भी छोटे बड़े प्रश्न बन सकते हैं उन पे मेजरली हम चर्चा करते हुए चलेंगे। थैंक यू।